नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी. In this lecture series particularly we are talking about the local self government. मैं उम्मीद करता हूं आपने इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस इन विच वी टॉक अबाउट द पंचायती राज सिस्टम. हमने पंचायती राज सिस्टम के बारे में दोस्तों बहुत से इंडिविजुअल वीडियोस में उसके अलग अलग पार्ट्स डिस्कस करने की कोशिश करी थी. जैसे पंचायती राज का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा था, उसके हमने सैलिएंट फीचर्स डिस्कस करे थे 73rd अमेंडमेंट एक्ट के. उसके बाद हमने देखा था कि कैसे ये एग्जिस्टेंस में आता है. हमने उसके 3 टियर स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और ऐसे बहुत से पैरामीटर्स पे हमने उन सारे वीडियोस में डिस्कशन किया था. मैं उम्मीद करता हूं आपने उन सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत रिलीजियसली आपने फॉलो किया होगा. इस लेक्चर में वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट, सेकेंड लेवल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज इन द अर्बन पार्ट. दोस्तों यहां पे मैं आपको सबसे पहले अबाउट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, जो भी सिटी काउंसिल्स, वो जो 3 टियर स्ट्रक्चर उसका भी हम ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, मगर ये फ्यूचर लेक्चर्स में. यहां पे अगेन मैं आपको अर्बन लोकल बॉडीज का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले समझो कि हम इस लेक्चर में क्या क्या चीज समझने वाले हैं. ऑफ कोर्स द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैं आपको ऐसे क्वेश्चन से डील करवाने की कोशिश करूंगा. यहां पे लुक, यूपीएससी इज डाइंग वेरी डीप इनटू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और अर्बन लोकल बॉडीज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में. तो मैं उम्मीद करता हूं कि यूपीएससी आज नहीं तो कल प्रीलिम्स मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर उठाएगी. तो मैं आपको वो भी बताते हुए चलूंगा और साथ ही आपका अर्बन लोकल बॉडीज तो कंप्लीट हो ही जाएगा इस पूरी लेक्चर सीरीज में. तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं. सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझने की, पढ़ना ही क्यों है. ठीक है ना, किसी भी चीज को जैसे हम हर बार करते हैं कि कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्यों रहे हैं. तो इसका जवाब यह है कि 2011 का अगर हम सेंसस देखें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 31% जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज में रहते हैं. अब अर्बन एरियाज में 31%, यू माइट बी फाइंडिंग इट वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन, राइट. सो लेट इट बी इन द एब्सोल्यूट नंबर. इसका एब्सोल्यूट नंबर देखते हैं. अगर मैं 31% का एब्सोल्यूट नंबर बताऊं तो अर्बन एरिया में 38 करोड़ लोग रहते हैं. कितने लोग? 38 करोड़. अब दोस्तों अर्बन एरियाज एक तरीके से बहुत कंजस्टेड, वो आप सब जानते हो, ठीक है. आपने स्लम एरियाज देखे होंगे, धारावी बहुत ही प्रोमिनेंट जगह. ये अर्बन बॉडीज जो है इसका एक और बहुत प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज हमारे यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज चल रहा है. हमारे यहां पे बहुत सारे लोग विलेजेस से उठकर अर्बन एरियाज में आ रहे हैं. इसी कारण से अर्बन एरियाज बहुत कंजस्टेड हो चुके हैं. इनकी प्लानिंग जो है वो आज पंचायती राज से भी ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस की हो चुकी है. अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा फिर? जो केरला फ्लड आते हैं, जो आपका तमिलनाडु चेन्नई में फ्लड आया, इस तरीके से जो यहाँ पे फ्लड सिचुएशंस आती हैं, और भी सीवेज की प्रॉब्लम्स, जब ये वाली प्रॉब्लम्स सामने आती हैं तो ड्रिंकेबल वाटर नहीं मिलता. हम जानते हैं हमारे यहाँ पे स्लम एरियाज, आप दिल्ली विजिट करो, लोगों क्या पीने का पानी नहीं है, ठीक है. लोगों के पास प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, कोई भी प्रॉपर हाइजीन की चीज किसी के भी पास नहीं मिलती है, क्योंकि कंजस्टेड एरिया में गवर्नमेंट भी ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकती. एंड फॉर दैट वी रिक्वायर द अर्बन प्लानिंग. तो दोस्तों इस तरीके से आपको अर्बन एरियाज की सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझनी थी. तो चलिए अब चलते हैं इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस एंड दैट टू फ्रॉम द कौटिल्य एराज. कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, इनफैक्ट कौटिल्य जी ने अपने अर्थशास्त्र में जिक्र किया था एक सिटी सुपरिंटेंडेंट का. इस सिटी सुपरिंटेंडेंट का मेन काम क्या था दोस्तों? ही और शी इज एंगेज. अच्छा, शी मैं इसलिए नहीं बोलूंगा यहां पे क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे यहां मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी तो वहां पे सब ही होते थे, ठीक है. तो ये भी एक सोचने वाली बात है. तो सिटी सुपरिंटेंडेंट की एक पोस्ट का जिक्र किया गया है कौटिल्य की अर्थशास्त्र में. सिटी सुपरिंटेंडेंट जो होगा वो किन तरीके के कामों में एंगेज रहता था? मोर इन रेगुलेटरी फंक्शंस. ऑफ कोर्स सिविक फंक्शंस में तो इन्वॉल्व रहता ही था, मगर उस टाइम उस व्यक्ति के पास में सिविक फंक्शन से ऊपर उठ के रेगुलेटरी फंक्शंस जो है बॉडीज, अर्बन बॉडीज के, अर्बन एरियाज के, वो भी रहते थे. तो हमको ये चीज समझनी थी. फिर कौटिल्य अर्थशास्त्र से जब हम मूव ऑन करेंगे, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. जैसा हम जानते हैं दोस्तों कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस सिस्टम था. ये सब बात हम जानते हैं. तो यहां पे जो सिविक फंक्शंस देखने वाले पोस्ट या व्यक्ति का नाम समझ में आता है वो मेंशन किया गया है कोतवाल.
अब इस कोतवाल को दोस्तों आप ध्यान रखना कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हम चीफ की बात करेंगे, ठीक है, जो हालांकि ये तो अपॉइंटेड है, अब इलेक्टेड होते हैं ना, हम ये जब 3 टियर पढ़ेंगे तो दिखाऊंगा मैं आपको। तो जो सिविक फंक्शन का हेड होता है हमारे यहां पे, ठीक है, उसको उस टाइम क्या बोलते थे, कोतवाल। इस कोतवाल को असिस्ट किया जाता था, जो हमारे आज काउंसिल करती है ना, बैठती है पार्षद जिसको बोलते हो आप, वार्ड मेंबर्स, वार्ड जो जिसको इलेक्ट करके भेजता है, ये उस टाइम असिस्ट किए जाते थे मीर मोहल्लास। तो मीर मोहल्लास को आप किस नाम से आज जानते हो, आपके पार्षद, ठीक है। तो पार्षद को आप कभी देखो तो बोल देना और मीर मोहल्ला क्या हालचाल, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो सिविक फंक्शन कोतवाल, इसको असिस्ट करते थे मीर मोहल्लास। इसके बाद में आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम ब्रिटिश एरा पे आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी में दोस्तों अर्बन लोकल गवर्नेंस जो है ये लगभग एब्सेंट देखने को मिलती है। यहाँ पे इस पे कोई भी बहुत ज्यादा फोकस इन लोगों ने दिया नहीं। पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में सेटअप होती है इन 1687। ये बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां पे खोली गई थी, कब खोली गई थी, तो 1687 मद्रास। ये भी पूछा जा सकता है कि इसको किस मॉडल पे खोला गया था, अगर और ज्यादा डीप गए तो मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए वहां पे जो टाउन हॉल का गवर्नेंस सिस्टम था। अब आपका सवाल होगा ये क्या है, ये बेसिकली टाउन हॉल हुआ करता था जहां पे कि अर्बन लोकल गवर्नेंस के डिसीजंस लिए जाते थे। यहाँ पे लोग भी पार्टिसिपेट करते थे और इस तरीके से इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। तो ये टाउन हॉल से आप याद रखोगे। इसके बाद में और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो मद्रास मॉडल था हमारे यहाँ का, इसको कहां पे रेप्लिकेट किया गया, तो याद रखना कोलकाता में इन 1876 और बॉम्बे इन 1888। मुंबई was the then remembered and recognized as Bombay। तो 1888 में यहां पे इस मॉडल को रेप्लिकेट किया गया। ये प्री इंडिपेंडेंस का पार्ट था और रिवोल्ट 1857 को देख के आपको लग रहा होगा कि ये हिस्ट्री क्यों लिखी हुई है। तो देखते हैं, यहां से आगे चलते हैं, ब्रिटिश एरा से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 पे आते हैं। 1857 की क्रांति। पढ़ अर्बन लोकल बॉडीज रहे हैं, पढ़ा मैं आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 रहा हूं, ऐसा क्यों, इसका इंपॉर्टेंस है। देखो 1857 के टाइम पे क्या हुआ था दोस्तों, बहुत ज्यादा फिनेंशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे आ गया था। इन्होंने सोचा आप क्या करें, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी अर्बन लोकल बॉडीज को फॉर्म करें जो खुद ही अपना पैसा जुगाड़े और खुद ही खर्चा करे, मतलब सेल्फ सस्टेन हो जाए, हम उससे बरी हो जाए, हमको कुछ करना ही ना पड़े। तो इस तरीके से जो लॉर्ड मायो थे, ठीक है, लॉर्ड मायो जो थे वो एक रिजोल्यूशन लेके आते हैं, कब, इन 1870। ये फर्स्ट इनिशिएटिव था व्हेन ही ट्राइड टू ब्रिंग अर्बन लोकल बॉडीज इन एग्जिस्टेंस। देखो मुद्दा ये नहीं था कि अर्बन लोकल बॉडीज लाके पीपल्स पार्टिसिपेशन करवाना है, यहां पे मुद्दा अलग था। यहां पे मुद्दा क्या था कि जो फिनेंशियल बर्डन है उससे बरी होना है, बाहर निकलना है, उनको अपने हाल पे छोड़ देना है, ठीक है। वो हमारा फेवर नहीं कर रहे थे, नहीं तो आप इसको गलत परसेप्शन पे ले लो। इसी के साथ यहां पे जो बॉडीज थी ये दे डोंट हैव टू बी इलेक्टेड मेंबर्स बट अपॉइंटेड। देखो मैं आपको बता रहा था ना, वो हमारी भलाई नहीं कर रहे थे। यहां पे वो इलेक्शन की प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपॉइंट करते खुद के लोगों को, मतलब खुद के लोग बैठाएंगे, उनके नीचे लोगों से पैसा जुगड़वाएंगे और वहीं खर्चा करवा के लोगों को सेल्फ सेटिस्फाई कर देंगे। मतलब लोग भी खुद के और खुद का मुनाफा, इससे अच्छी चीज और क्या होगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे मेंशन है, इसको समझना पड़ेगा। अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहां पे, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। एक और पॉइंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट है मगर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है। एग्जैक्टली ये वही बात है जो मैं अभी आपको हिंदी में बता रहा था, टेक्निकल वर्ड्स में लिखा हुआ है। यहां पे एक अर्बन लेवल पे लोकल गवर्नमेंट बनाने की बात कर दी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कैसे है, अपॉइंटेड मेंबर्स ब्रिटिशर्स ने, लॉर्ड मायो ने बैठाने की सोची, ठीक है, तो गवर्नमेंट तो सेटअप हो गई मगर सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी। सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। तो यहां पे लोग ही चुन के किसी को भेजे और वही उन पर गवर्न करे। यहां पे ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, यहां पे अपॉइंटेड पोजीशन थी। इस कारण से जॉट डाउन करो इस पॉइंट को, अर्बन लोकल गवर्नमेंट थी, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद आती है रॉयल सैनिटरी कमीशन। इसकी रिपोर्ट आई थिंक ये 68 में आती है, 1871 में इसकी रिपोर्ट आती है और 1882 में फाइनली लॉर्ड रिपन, विच
implemented the recommendations of this report, or you can understand it as of this commission, which is known as Magna Carta of Local Self-Government. Magna Carta of Local Self-Government was implemented by the Lord Ripon, and hence he was remembered as father of local self-government या फिर father of urban local bodies. इसी कारण से बोला जाता है कि सिर्फ इनिशिएशन करके मत छोड़ो, लॉर्ड मायो जैसा उसको उसके कंक्लूजन तक पहुंचाओ, लॉर्ड रिपन जैसा, तभी फादर कहलाओगे. ठीक है, तो लॉर्ड रिपन वॉज रिमेंबर्ड एज फादर ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है दोस्तों, तो यहां पे लॉर्ड रिपन तक पढ़ा हमने. अब यहां पे इन्होंने मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहां पे इनकी रिकमेंडेशन में एक चीज बोली हुई थी और उस चीज को यहां पे इन्होंने इंप्लीमेंट करा. जैसे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं इस पूरी बॉडी में, अर्बन लोकल बॉडी में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उसमें 2/3 मेंबर इन्होंने यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर बैठाने की बात करी. देखो आया अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, खुद लोग इलेक्ट करेंगे और खुद उनसे गवर्न होंगे, इसको बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट. तो लॉर्ड रिपन ने हालांकि बहुत अच्छे काम करने की कोशिश करी, मगर इसके बाद में बहुत बुरा आदमी आया लॉर्ड कर्जन. तो ये चीज सारी वेन में चली गई, ऑल इन वेन, क्योंकि लॉर्ड कर्जन टुक ओवर रिपन, तो उन्होंने सारी चीजें खारिज कर दी. इसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन आती है जिसका नाम है रॉयल कमीशन. इस रॉयल कमीशन को बनाया गया था रिकमेंडेशंस लेने के लिए कि आप बताओ डिसेंट्रलाइजेशन कैसे करना चाहिए, क्यों अर्बन लोकल बॉडीज जो है ये सेल्फ सस्टेन या खुद से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही हैं. तो इसको 1907 में लाया गया था. इन्होंने जो रीजन दिए थे अर्बन लोकल बॉडीज के फेल होने के या प्रॉपरली काम नहीं कर पाने के, वो क्या थे. इन्होंने बताया कि दे डोंट हैव द प्रॉपर रिसोर्सेज टू वर्क, ऑल्सो दे डोंट हैव द फिनेंसेस ऑफ देयर ओन सो दैट दे कैन स्पेंड, उनके पास खुद के फिनेंसेस नहीं थे कि वो खुद से खर्चा कर पाए. दे डोंट हैव प्रॉपर एजुकेशन. दोस्तों एजुकेशन मैंने आपको पंचायती राज में भी बताया था, वाई जिला परिषद, वाई अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वाज रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एट द ब्लॉक लेवल और एट द ग्राम पंचायत लेवल. क्यों? बिकॉज दे नो द प्रॉब्लम इन देयर विलेज. जो वहां के पंच होते हैं, जो वहां के सरपंच होते हैं, वो वहां की गांव की दिक्कतें जानते हैं, बट दे डोंट हैव द एजुकेशन हाउ टू इंप्लीमेंट एंड हाउ टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम, एंड सो दे रिक्वायर अ एजुकेटेड पर्सन. तो जैसे आप जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे तो यू विल बी एन एजुकेटेड पर्सन ना, क्योंकि आप ये सब पढ़ के जा रहे हो. इसी कारण से आपको पढ़ाया जाता है कि आप डेवलपमेंट कर पाओ. तो दोस्तों क्या होगा कि यहां पे एजुकेशन जो है उस टाइम अच्छी नहीं थी. इसी के बाद में दे हैव इनफैक्ट, मतलब कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हैज एन एक्सेसिव कंट्रोल ऑन दीज अर्बन लोकल बॉडीज, जिस कारण से कि यहां पे प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था. और जो चीज आज भी हमको देखने को मिलती, जब हमने पंचायती राज पढ़ा था वहां हमने देखा था ना कि क्या होता है, जो स्टेट लिस्ट है वहां से जो 29 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर कर सकती, करती नहीं है स्टेट, क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन पे है. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो इस तरीके से जो एक्सेसिव कंट्रोल है उस टाइम भी देखने को मिलता था. तो इन्होंने फिर कुछ मेजर सजेस्ट करे. इन्होंने मेजर सजेस्ट करा कि जो चेयरमैन है अर्बन लोकल बॉडीज का, ये एक इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल होना चाहिए, जो आज होता है. ठीक है, देखो उस टाइम ही रिकमेंडेशन दी थी रॉयल कमीशन ने कि जो चेयरमैन है अर्बन लोकल बॉडीज का, वो क्या होना चाहिए, एक इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल होना चाहिए. ये बात होती 1907 तक. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, मॉन्टेक कैनफोर्ड रिफॉर्म, जिसको आप ना मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 का था, मॉन्टेक कैनफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 का. इसमें सिस्टम ऑफ डायरकी लाया जाता है. अब सिस्टम ऑफ डायरकी क्या था, बेसिकली यहां पे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कर दिया जाता है. तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसको एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट दे दिया जाता है प्रोविंसेस की तरफ. ठीक है, तो इस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को यहां पे देने के बाद में क्या हुआ कि जो टैक्सेशन पावर्स है वो ज्यादा मिली अर्बन लोकल बॉडीज को. मगर यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो यूपीएससी आपसे माइट भी पॉसिबल पूछ सकती है, क्योंकि दोस्त यहां पे क्या हुआ, मॉन्टेक कैनफोर्ड रिफॉर्म ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि यहां पे इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट दे दी. देखो मुस्लिम लीग ने क्या हुआ था कि यहां पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की मांग करी थी, कहां पे, अर्बन लोकल बॉडीज में. मॉन्टेक कैनफोर्ड रिफॉर्म्स ने जब ये एक्ट लेके आए फॉर ट्रांसफरिंग दिस सब्जेक्ट टू द प्रोविंसेस, तो इन्होंने क्या गलती करी कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट है वो बहुत सारी प्रोविंसेस में बांट दी है, और इसी कारण से इसका जो ट्रू स्पिरिट था अर्बन लोकल बॉडीज का वो लूज हो गया. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. इसी के साथ में अब ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, इस एक्ट के थ्रू इसको हेड कौन करता, इस एक्ट में मेंशन था, इसको हेड करता
जिस भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की आप बात कर रहे हो वहां पे जो पॉपुलर मिनिस्टर है वो इसको हेड करता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी थी, पूछी जा सकती है कहीं पे। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहां पे भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने को मिली, और इनफैक्ट 1919 के बाद में अगर आप पूरे इंडिपेंडेंस तक देखोगे तो आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको ऑटोनॉमी दिखेगी कि नीचे ट्रिकल डाउन हो रही है, ठीक है। इस तरीके से हमको पढ़ना था। बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की। देखो दोस्त, पोस्ट इंडिपेंडेंस में जैसा हमने पंचायती राज में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इन आर्टिकल 40 इट वाज मेंशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, पढ़ा था। मगर अर्बन लोकल बॉडीज का तो दिया ही नहीं है। पंचायत दे दिया कि विलेजेस के लिए करो, तो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए क्या करें? इसका मेंशन मिलता है आपको एंट्री 5 लिस्ट 7th ऑफ लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल, एंट्री 5 में मिलता है, जिसमें बोला जाता है कि स्टेट लिस्ट सेज लोकल गवर्नमेंट, ये एंट्री 5 में लिखा था। वहीं एंट्री 20 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा गया है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग एंड डेट वुड फॉल, मतलब कि जो इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग है, जो अर्बन प्लानिंग है, ये किसके अंडर फॉल करेगी? बोथ स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पे आपको इस चीज का मेंशन मिलता है। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होगी, मैं ये उम्मीद करता हूं। तो यहां से आप ये चीज पॉइंट जॉट डाउन कर सकते हो कि इसका मेंशन कहां पे है, क्योंकि आ सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है क्या, तो आपको लगाना है नहीं। फिर ये आ सकता है कभी कि कहां पे है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी एंट्री में कॉन्करेंट लिस्ट की और कौन सी एंट्री में ये चीज मेंशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता है फॉर टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। और अब साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट यू कैन हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। इन द एंड, कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस।